तो आज बात करते हैं एक आने वाली काफी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना की। मेरा मतलब है वर्ष 2025 का चंद्र ग्रहण। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर काफी चर्चा भी है और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके समय, ये कितनी देर चलेगा, कहाँ दिखेगा। हाँ, और इससे जुड़ी कुछ पारंपरिक और ज्योतिष की बातें भी हैं, है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसी घटना है जिस पर खगोल विज्ञान के साथ साथ आप कह सकती हैं कि सांस्कृतिक और ज्योतिषीय नजरिए से भी ध्यान जाता है। सही कहा। तो हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि इस आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में मुख्य बातें क्या हैं, तथ्य क्या हैं और जो व्याख्याएं हैं वो क्या कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय की बात। ये ग्रहण हो कब रहा है? हाँ, तो देखिए, पंचांग और जो खगोलीय गणनाएं हैं उनके हिसाब से ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को शुरू होगा। 7 सितंबर। दिन कौन सा पड़ रहा है? रविवार। रविवार को शुरू होगा और फिर ये पूरी रात चलेगा और अगले दिन यानी 8 सितंबर सोमवार की सुबह खत्म होगा, रविवार की रात। अच्छा। और अगर भारतीय समय की बात करें तो बिल्कुल ठीक ठीक समय पता है हमें, कब शुरू कब खत्म। हाँ हाँ, बिल्कुल सटीक समय है। ग्रहण का स्पर्श मतलब जब ये शुरू होगा वो है रात 9:57 पर भारतीय समय के अनुसार। 9:45 रात को। जी। और इसका मोक्ष यानी जब ये खत्म होगा वो है 8 सितंबर की सुबह 1:26 पर। रात 9:45 से सुबह देर रात 1:30 बजे तक करीब। मतलब ये तो काफी लंबा चलने वाला ग्रहण लग रहा है। हाँ, सही पकड़ा आपने। इसकी जो कुल अवधि बताई गई है वो है 3 घंटे 29 मिनट। 3 घंटे 29 मिनट। जी। और खगोलीय घटनाओं के हिसाब से देखें तो 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण यकीनन एक लंबी अवधि मानी जाती है। ये देखने वालों के लिए भी एक अच्छा मौका है अगर मौसम ठीक रहा तो। 3.5 घंटे वाकई दिलचस्प है। इतनी देर का मतलब है कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया के काफी अंदरूनी हिस्से से गुजर रहा होगा। खैर, खगोल विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बताया गया है कि ये दिखेगा कहाँ कहाँ, खासकर भारत में। ये तय होती हैं वो उस इलाके के लिए ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। और भारत में दिखाई देने का मतलब सीधा कनेक्शन सूतक काल से हो जाता है ना। तो क्या सूतक काल का भी जिक्र है इसमें? बिल्कुल है, क्योंकि ग्रहण भारत में दिख रहा है तो इसका सूतक काल मानना पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से जरूरी माना गया है। जानकारी ये बताती है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 9 घंटे पहले? तो अगर ग्रहण रात 9:57 पर शुरू हो रहा है, इसका मतलब सूतक तो 7 सितंबर को दोपहर में ही लग जाएगा। एकदम सही हिसाब लगाया आपने। पंचांग के अनुसार सूतक काल 7 सितंबर रविवार को दोपहर 12:58 पर शुरू हो जाएगा। दोपहर 1 बजे से बस 2 मिनट पहले। हाँ जी। और ये तब तक रहेगा जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाता, यानी 8 सितंबर की सुबह 1:26 बजे तक। ओहो, यानी रविवार दोपहर लगभग 1 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 1:30 बजे तक। ये तो काफी लंबा समय हो गया सूतक का। मतलब रविवार की पूरी दोपहर और शाम इसी में आ गई। जी हाँ। तो इस सूतक काल में कुछ खास नियम या सावधानियां भी बताई गई हैं? जानकारी के मुताबिक सूतक काल को पारंपरिक तौर पर एक ऐसा समय मानते हैं जब वातावरण में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा या अशुद्धि बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस दौरान क्या होता है कि मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को छूना मना होता है और जो सामान्य पूजा पाठ है या कोई भी शुभ काम है, जैसे शादी, गृह प्रवेश। हाँ बिल्कुल, वो सब नहीं किए जाते। और भोजन पकाने और खाने पर भी रोक की बात कही गई है। अच्छा, तो ये एक तरह से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लेवल पर थोड़ी सावधानी बरतने का समय माना जाता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक खगोलीय घटना को इस तरह की मान्यताओं से जोड़ा गया है। बिल्कुल। खैर, समय और सूतक के बाद अब आते हैं ज्योतिषीय पहलू पर। आपने शुरू में जिक्र किया था, क्या इस जानकारी में ग्रहण के ज्योतिषीय कनेक्शंस, जैसे किस राशि में, किस नक्षत्र में, इसका कुछ जिक्र है? हाँ, ये जानकारी भी दी गई है और काफी प्रमुखता से बताया गया है कि चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ज्योतिष में तो ग्रहण के समय राशि और नक्षत्र का जो संयोग होता है उसे बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब इस संयोग का क्या अर्थ बताया जाता है? देखिए, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड में हर ग्रह, हर राशि, हर नक्षत्र का अपना एक असर होता है, अपने गुण होते हैं। तो जब ग्रहण जैसी कोई बड़ी खगोलीय घटना किसी खास राशि और नक्षत्र में होती है, तो ऐसा मानते हैं कि उस राशि और नक्षत्र से जुड़े हुए लोग, जगहें या घटनाएं, उन पर खास असर पड़ सकता है। अब ये असर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। वो कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये एक तरह से ज्योतिषीय फोकस पॉइंट जैसा हो गया। अच्छा,
क्या इस जानकारी में ये भी बताया गया है कि इस ग्रहण का किसी खास भौगोलिक क्षेत्र मतलब किसी देश वगैरह पर ज्यादा असर पड़ेगा? हाँ, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो ध्यान खींचता है। ज्योतिषीय आकलन के आधार पर जानकारी में ये लिखा है कि इस चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव भारत और पाकिस्तान पर पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान, ये काफी स्पेसिफिक दावा है। ये समझना जरूरी है कि ये एक ज्योतिषीय व्याख्या है। ये ग्रहों की स्थिति और उनके क्षेत्रीय प्रभाव की गणना पर आधारित है, न कि खगोल विज्ञान पर। बिल्कुल सही। फिर भी ये जानना रोचक है कि ज्योतिष इस तरह के कनेक्शन कैसे देखता है। जी, ये खगोलीय घटना के ज्योतिषीय विश्लेषण का एक उदाहरण ही है, जैसा इस जानकारी में दिया गया है। ये दिखाता है कि ज्योतिष शास्त्र कैसे ग्रहों की चाल को इंसानी और जमीनी घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, समय, सूतक, राशि, नक्षत्र और क्षेत्रीय प्रभाव, इनके अलावा क्या ग्रहण के दौरान कुछ और सामान्य सावधानियां या परंपराएं हैं जिनका जिक्र है? हाँ, कुछ और पारंपरिक हिदायतें भी हैं। वो सूतक काल के नियमों जैसी ही हैं और ग्रहण की पूरी अवधि के दौरान लागू मानी जाती है। जैसे हमने पहले भी बात की, ग्रहण के दौरान खाना पकाने और खाने से बचने की सलाह दी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा देव मूर्तियों को न छूने और कोई भी नया या मांगलिक काम शुरू न करने की बात फिर से कही गई है। ये भी कहा गया है कि ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। सोना नहीं चाहिए? हाँ, बल्कि मंत्र जाप या ध्यान करना बेहतर माना जाता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, पारंपरिक रूप से। हालांकि उसका पूरा ब्यौरा यहाँ नहीं है। तो ये सब सावधानियां उसी सोच से जुड़ी लगती हैं कि ग्रहण का समय थोड़ा सेंसिटिव या असामान्य ऊर्जा वाला होता है, जिसमें रोजमर्रा के काम रोककर आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कह सकती हैं। ये मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं और ये ग्रहण को सिर्फ एक आसमान की घटना नहीं मानती, बल्कि एक ऐसा मौका मानती हैं जिसका कोई आध्यात्मिक या ऊर्जा से जुड़ा महत्व है। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां ब्रह्मांड की घटनाओं को अपने विश्वास के सिस्टम में शामिल कर लेती हैं। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ देखें, 7-8 सितंबर 2025 की रात को एक लंबा करीब 3.5 घंटे का चंद्रग्रहण है। जी, ये भारत में दिखेगा। इस वजह से रविवार दोपहर करीब 1 बजे से सोमवार सुबह तक सूतक काल रहेगा, जिसमें मंदिरों के कपाट बंद और पूजा वगैरह वर्जित। सही। ज्योतिष के नजरिए से ये ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और ऐसी व्याख्या दी गई है कि इसका भारत पाकिस्तान पर विशेष असर हो सकता है। और साथ ही ग्रहण के दौरान खाने पीने से परहेज, मूर्ति न छूना और शुभ काम न करने जैसी पारंपरिक सावधानियां भी हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से सारे मुख्य बिंदु समेट लिए हैं। ये सामग्री इन्हीं सब पहलुओं पर फोकस करती है: खगोलीय डिटेल, सूतक काल का हिसाब, ज्योतिषीय कनेक्शन और पारंपरिक मान्यताएं। ये सारी जानकारी एक साथ देखने पर यह साफ लगता है कि ये सिर्फ एक आसमान में होने वाली घटना का ब्यौरा नहीं है। ये उस घटना से जुड़े हुए सांस्कृतिक और ज्योतिषीय ताने बाने को भी हमारे सामने रखती है। हाँ, ये सामग्री 2025 के चंद्रग्रहण की एक काफी, आप कह सकते हैं, चौतरफा तस्वीर देती है। हमने देखा कि इसमें खगोलीय तथ्य जैसे कब, कहाँ, कितनी देर, ये सब साफ साफ दिए गए हैं। और साथ ही उन तथ्यों से जुड़ी व्याख्याएं और परंपराएं भी हैं, जैसे सूतक काल और उसके नियम, या फिर वो कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का ज्योतिष वाला महत्व। बिल्कुल, और यही ज्योतिष वाला पहलू है जो इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना से आगे ले जाता है। जैसे कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जिक्र है, ये दिखाता है कि कैसे ज्योतिष शास्त्र इन घटनाओं को व्यक्तिगत और सामूहिक किस्मत से जोड़ने की कोशिश करता है। और इसी ज्योतिषीय नजरिए से भारत और पाकिस्तान पर विशेष प्रभाव वाली बात कही गई है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किस आधार पर और कैसे ज्योतिषीय गणनाएं ग्रहों की चाल को खास इलाकों या देशों के भविष्य से जोड़ती हैं। ये अपने आप में एक पेचीदा विषय है। निश्चित रूप से। और इसके साथ ही जो ग्रहण के दौरान पालन करने वाली सावधानियां हैं, जैसे खाना न खाना या शुभ काम टाल देना, ये दिखाता है कि पारंपरिक समाज इन घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेता आया है। ये सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं, बल्कि शायद एक गहरी सांस्कृतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है जो ब्रह्मांडीय घटनाओं को जीवन के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने खगोलीय गणना है, ज्योतिषीय व्याख्या है और पारंपरिक व्यवहार है। इन तीनों का एक मिश्रण है। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल उठता है, जिस पर शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं। आज जब हमारे पास खगोलीय घटनाओं की इतनी सटीक वैज्ञानिक समझ है, तब भी ये ज्योतिषीय व्याख्याएं और पारंपरिक मान्यताएं
समाज में अपनी जगह कैसे बनाए रखती हैं। ये दोनों नजरिए, वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्योतिषीय, किसी व्यक्ति और समाज की सोच को, उनके फैसलों को और इन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को किस तरह से मिलकर प्रभावित करते हैं। क्या ये एक दूसरे को पूरा करते हैं या इनमें कोई टकराव है? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, ये वाकई एक विचार करने लायक बात है कि विज्ञान और परंपरा की ये पहलू हमारे नजरिए को कैसे आकार देते हैं।